गुड मॉर्निंग। यह हमारी एमएससी फाइनल ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। अब तक हमने मास स्पेक्ट्रोमीट्री में पढ़ा है कुछ बेसिक्स, किस टाइप की पीक्स आती हैं हमारे पास, मॉलिक्यूलर आयन पीक क्या है, बेस पीक, फ्रेगमेंटेशन ऑफ नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। देन वी स्टडीड आउटलाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन की डिटेल की कोई लिमिट नहीं होती है। मैंने आउटलाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन टर्म इसीलिए यूज़ किया है। और उस इंस्ट्रूमेंटेशन पे क्या क्वेश्चन आपको बन सकता है उसके लिए आपको बताया था। देखो, एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रिलेशन आपको बताया था, वो रिलेशन क्या था हमारे पास कि m/e इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दिस इज देन, और फिर आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि आर स्क्वायर जो है दैट इज़ inversely proportional to deflection, and therefore m/e is inversely proportional to deflection. इस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन कैसा आता है, एग्जाम्पल भी आपको कराई है। ये रिलेशन आपको ज़रूर अच्छी तरह आना चाहिए, इससे कोई भी क्वेश्चन हमें आ सकता है। लेकिन अभी भी कुछ बच्चों ने ये पूछा कि हमारे पास जो अलग अलग टाइप की पीक्स आती हैं वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही सर, एकदम फंडामेंटली क्लियर नहीं हो रही। हम किसको मॉलिक्यूलर आयन पीक कहेंगे, किसको बेस पीक कहेंगे। तो इसके लिए मैं आज आपको एक बार थोड़ा एक एग्जांपल लेके बिल्कुल बहुत ही सिंपल वे में एक बार दोबारा बताता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी नेक्स्ट चीज़ बताऊँगा। आप देखिए, जैसे एक सिंपल सा मैं बनाता हूँ और कौन कौन सी पीक्स के बारे में आती हैं, कैसे आएंगे बताता हूँ। देखिए आप ध्यान से, जैसे मान लो हमने एक ऐसे बना लिया सिंपल डायग्राम लाइक दिस। इस साइड में अपन ले रहे हैं m/e या z, और इधर हम ले रहे हैं रिलेटिव अबंडेंस, या कभी कभी इसको हम परसेंटेज इंटेंसिटी भी बोल देते हैं, रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज इंटेंसिटी। अब परसेंटेज ना 10, 20, 30, 40, 50, मान लो 100 तक, यहाँ पर 100 है, ठीक है। और अलग अलग हमारे पास कुछ पीक्स आई हुई हैं। से एक पीक हमारे पास ऐसे आ गई जिसकी रिलेटिव अबंडेंस हमने क्या मान ली, 100, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास एक पीक जो है हमारे पास ऐसे आ गई है, कोई दूसरी पीक भी हमारे पास से ऐसे आ गई है, कोई अलग अलग किसी भी इंटेंसिटी की कितनी भी पीक्स जो हैं हमारे पास आ सकती है, लाइक दैट, ठीक है। तो अब जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, जिसकी इंटेंसिटी आपकी सबसे ज़्यादा थी, मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो पीक थी उसको हमने क्या नाम दिया है, दैट मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो पीक थी इसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी बेस पीक। दिस इज योर बेस पीक। ये जो मैक्सिमम मॉलिक्यूलर मास पीक भी आ रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, हम मॉलिक्यूलर आयन पीक। और उसके बाद ये सारी कौन सी हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की पीक्स है ना। दिस इज योर बेस पीक, बेस पीक, ओके। अब साथ में आप देखो, जब ओरिजिनल ग्राफ देखते हमारे पास छोटी छोटी ऐसे ये और होती हैं, इनकी कितनी परसेंटेज आएगी, क्या रेशियो आएगी, मैं समझाऊंगा, निकालना। ये एक छोटे छोटे हमारे पास पिक्स और आई होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रक्चरल एलुसिडेशन एज वेल। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉपिक्स, आइसोटॉपिक सिग्नल्स। आइसोटॉपिक सिग्नल्स यू कैन कॉल देम पीक ड्यू टू आइसोटॉप्स। जैसे कार्बन में कार्बन 13 होगा, हाइड्रोजन में ड्यूटेरियम के कारण आएगा, क्लोरीन में क्लोरीन 37 के कारण। जो आइसोटॉप सिग्नल्स आते हैं वो इस टाइप से आते हैं। अब क्वेश्चन ये आया कि ये हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी पीक कितनी आ रही है और कैसे आ रही हैं। इसके लिए देखो, मैं एक बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट करके बता, मान लो हमारा कोई भी मॉलिक्यूल आयन है, दिस नॉट आयन, मॉलिक्यूल है जिसका हम स्ट्रक्चर एलुसिडेशन करनी है, लेट दिस बी द मॉलिक्यूल। और अब नंबर तो बहुत ज़्यादा होगा, इसका मतलब हम एक मोल अगर ले लेते हैं उसका, इफ़ वी टेक 1 मोल ऑफ द कंपाउंड नंबर विल बी 6.1023 मॉलिक्यूल्स होंगे, उतना नहीं। अब बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लिया मैंने कि सी वी हैव 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस, मॉलिक्यूल नहीं 100 क्या ले लिए इसके, 1000 से, वी हैव 1000 मैंने 1000 लिख दिया तो 1000 मॉलिक्यूल्स इसके। अब व्हेन इट इज़ गिवन एनर्जी,
जब हमने इसको एनर्जी दी, व्हेन इट इज़ गिवन एनर्जी, तो एनर्जी देने में क्या होगा, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आयन। यहाँ रेडिकल आयन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, सब मैं बता चुका हूँ आपको, सिंपल मैं लिख रहा हूँ, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आयन। अब होता क्या है कि कन्वर्जन इज नेवर, कोई भी रिएक्शन कभी 100% थोड़ी होती है, नेवर 100%, 100% तो नहीं हुआ, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर 1000 थे, 1000 में से हमारे पास 900, ये बिल्कुल मैं केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए मान रहा हूँ, 900 क्या बन गए, आयन बन गए, दैट इज 100 m लेफ्ट, 100 मॉलिक्यूल तो बच ही गए। ये जो बच जाएंगे ये क्या होंगे, न्यूट्रल। अब आपको बताया, मैंने पहले इंस्ट्रूमेंटेशन में बताया था, न्यूट्रल हों, रेडिकल्स हों, एनायंस हों, दे आर नॉट डिटेक्टेड इन दिस, वो सब हम क्या करते हैं, वैक्यूम से बाहर निकाल देते हैं। ये जैसे मान लो न्यूट्रल थे, सो दे आर एलिमिनेटेड आउट थ्रू वैक्यूम, ये हम बाहर निकाल दें। तो हमारे पास क्या बचा इसके अंदर, वी आर डीलिंग ओनली विद द कैटायन। अब इन कैटायंस में से अलग अलग एनर्जी, जो हमारे को और ज़्यादा एनर्जी थी, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड कम थी। जैसे आपको नॉर्मली बताया कि हम 70 to 72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देते हैं, तो इस प्रोसेस के लिए 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी काम आती है। जो रिमेनिंग एनर्जी दैट इज यूज्ड इन द फर्दर फ्रेगमेंटेशन ऑफ दिस। अब इस फ्रेगमेंटेशन में स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले। अब देखिए नेक्स्ट मान लो, अब इससे मान लो मैंने बनाया M+ आयन बनाया, से M2+ आयन बना, मान लीजिए M3+ आयन बना, से M4 बना, M5+ बना, और ये M+ भी, जैसे मान लो कुछ रहेगा तो कुछ M+ भी हो गया, नॉट फ्रेगमेंटेड। M+ का मतलब क्या हो गया, दे आर नॉट फ्रेगमेंटेड। इसमें स्टेबिलिटी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये एक बार सिंपल वे में समझाने के लिए आपको ऐसे बता रहा हूँ। अब मान लीजिए हमारे पास इनके जो नंबर बने, नंबर अंदाजे से मान लेते हैं, इनका नंबर जो था इनका, सो मान लो ये थे, कुछ भी लिख लेते हैं, चलो इसका नंबर मान लिया कितना था, 150 था, इसका कितना था, 50 था, इसका कितना था, मान लीजिए हमने 100 था, इसका कितना था, 200 था, ये जो था M5+, इसका मान लीजिए नंबर कितना था हमारे पास, 300 था, 300, 500, 600, 800, और 100 मान लिया हमारे पास, ये बच गए अनयूज्ड। 100 क्या बच गया हमारे पास, अनयूज्ड बच गया। तो मैक्सिमम नंबर कितना हो गया इसका, मैक्सिमम देख लीजिए, इनमें से मैक्सिमम नंबर कितना है, M+4 आयन का नंबर क्या है, मैक्सिमम नंबर M+4 का जो नंबर है, नॉट M+4 सॉरी, M+5 का नंबर, M+5 का नंबर क्या है, मैक्सिमम है, ये उससे कम है, दिस इज मैक्सिमम नंबर। M+5 का नंबर क्या था हमारे पास, मैक्सिमम था, जिसका नंबर कितना माना, 300। अब इनका कुछ मान लेते हैं हम, इनके मासेस मान लेते हैं, कुछ भी इनके जो फ्रेगमेंट बने, इनके मास हमारा डिटेक्ट कर लेगा वो, से इट इज़ 50, 100, 150 एट रैंडम कुछ ही मान रहे हैं अपने, इसका 150, 200, देन से 225, 225 कुछ भी मास मान लिया हमने, और M+ जो था, जो फ्रेगमेंट नहीं हुआ है हमारे पास, उसका मास मान लो मैंने 250, ऐसे कुछ मान लिया, डन। ये एट रैंडम हमने कुछ भी इसको मान लिया दिस। अब ये हमारे पास डाटा हमारे पास आ चुका है, ये नंबर था। तो मैक्सिमम नंबर जो था, आप ना मैक्सिमम नंबर कितना था, 300 था, उसका मास कितना था, 225, उसका मास कितना था हमारे पास, 225 था। तो मैक्सिमम नंबर जो था 225 और मास था, ये हमारी कौन सी आएगी, दैट विल बी अवर बेस पीक। यानी ये जो मास रिप्रेजेंट कर रहा होगा यहाँ पर, ये मास क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, 225। और उसके बाद देखिए ये जो मॉलिक्यूल आयन थे, ये क्या थे हमारे पास, इसका मास कितना है हमारे पास, 250, और इसका नंबर कितना है, 100 ही है, केवल 100 ही नंबर है, ठीक है, 100 नंबर। अब आपको बताया कि मैक्सिमम 300, यानी ये रिलेटिव, इसको हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। इसके रेस्पेक्ट में बाकी जो नंबर बने हैं उनकी हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे देखो, अब मान लो मैक्सिमम हमारे पास था, तो परसेंटेज इंटेंसिटी या रिलेटिव अबंडेंस हमें कैलकुलेट करनी है इसके रेस्पेक्ट में। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ध्यान से,
ये हमारे पास था 50 तो मास है। नंबर इसका कितना 150, तो 150 है तो 150 अपॉन टोटल कितना था, मैक्सिमम का नंबर कितना 300 इंटू 100, तो कितना हो गया जी 50% आ गया। ये कितना आ गया हमारे पास 50%। सिमिलरली ये 50 था तो 50 डिवाइडेड बाय 300 और ये सब कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 17% आ जाएगा। ये 100 था, 100 अपॉन 3 1/3 हो गया, 1/3 का मतलब कितना हो गया 33% इसका आ जाएगा। ये हमारे पास 200 था, 200 अपॉन 3 2 अपॉन 3 66% आ जाएगा 300। और ये क्या हो गया हमारे पास 100% था, ये क्या था 100% इंटेंसिटी मैक्सिमम रिलेटिव अबंडेंस इसकी मैक्सिमम होगी। और ये कितना हो गया 33% हो गया दिस। तो आई होप ये पता चला है कैसे परसेंट है, बिल्कुल बेस बताया, नंबर बहुत ज़्यादा होता है वो सब हमारा डिटेक्ट कर रहा है मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये हमने समझने के लिए भी किस पीक की इंटेंसिटी कितनी होगी वो इसके अकॉर्डिंग होगी। हमें तो इसका रिवर्स करना होता है, जब हम स्पेक्ट्रा वास्तव में तो क्या होगा, अभी तो हम ये स्पेक्ट्रा कैसे आएगा एनालिसिस करते समय, तो स्पेक्ट्रा हमारे सामने होगा और उन पीक्स को उन फ्रेगमेंट्स को एनालाइज करके हमें ये बताना होगा कि कंपाउंड हमारा कौन सा है, वो कंपाउंड हमारा कौन सा है। तो आई एम श्योर कि इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप की पीक हमारे पास कितनी आनी है और कैसे वो आई। अब देखो दिमाग में आता है, कभी कभी मैं बोलता हूँ कि मॉलिक्यूलर आयन पीक, आपको पिछले लेक्चर से मैंने बताया कि जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है इट कैन बी लार्ज, इट कैन बी स्मॉल, लाइक दैट। तो अब इस केस में देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने मॉलिक्यूलर आयन पीक जैसे बताया कितने 33% क्यों आई, क्योंकि 900 में से हमारे पास 100 ही बचे ही सिर्फ 9, और टोटल रिलेटिव के लिए 100 मैक्सिमम कितना था 300 था, इसके रेस्पेक्ट में हमें पीक लेनी है तो 30। कभी कभी क्या होता है कि ये तो 300 है और ये मान लो हमारे पास बहुत कम बचे हैं, मान लो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम थी, बचा ही नहीं, सारे के सारे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो चुके हैं, कम हो चुके हैं, तो उतनी मॉलिक्यूलर आयन पीक क्या हो जाएगी, बहुत स्मॉल होती जाएगी, बहुत छोटी दिखाई देगी मॉलिक्यूलर आयन पीक। डन। तो इससे आई होप कि आपको क्लियर हुआ कि ये कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ, यहाँ इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैंने बताई थी, जो नई चीज़ आज पहली बार आप बिल्कुल, ये सारे टर्म फिर भी आपने सुने हुए हैं, ये मैंने जस्ट एक बार आपको वापस एट ईज करने के लिए दोबारा बताया। अब मैं आज बताना चाहता हूँ आपको कि m इंटू m+1 का मतलब होगा आइसोटॉप जो है वो कैसे निकालेंगे, m इंटू m+1 का रेशियो जो है कैसे निकालेंगे। इसकी बहुत सारे एग्जांपल लूँगा आने वाले लेक्चर्स में। शुरुआत करता हूँ आज आपको m+1। इसके लिए आपको देखो ये तो पता होना चाहिए कि मास नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस होता है। देखो मास नंबर आप होगी तो एक ही बात है जी, थोड़ा एक बात नहीं। देखो मास नंबर में हम क्या लेंगे, सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का सम लेंगे। एटॉमिक मास में हम क्या लेते हैं, जितने भी उसके आइसोटॉप्स होते हैं, रिलेटिव आइसोटॉप्स होते हैं, उनसे हम कैलकुलेट करते हैं उनके अबंडेंस के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चंस आपने छोटी क्लास में, क्लोरीन है, अब क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप कौन से हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। लेकिन क्लोरीन जो 37 है उसकी अबंडेंस तो जो है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं, ठीक है 25% है, और ये अप्रॉक्सीमेटली कितना 75% है। इससे जब मास कैलकुलेट करेंगे तो मास कैलकुलेट करने का तरीका कैसे होगा, 35 इंटू अबंडेंस की कितने हैं 0.75 कर लिया, प्लस 37 इंटू 0.25, इसको ऐड करेंगे तो वी विल गेट 35.5। ये हमारा एटॉमिक मास आया इसका रिलेटिव अबंडेंस से। सो इसको एक एग्जांपल लेके मैं क्लियर करता हूँ कि m+1 हम कैसे आएगा। इसलिए इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कार्बन मेन आएगा हर कंपाउंड में, तो कार्बन 12 मेन, तो लेकिन कार्बन 13 जो है उसके अंदर कितना होगा 1.1% होगा। अगर मान लो हाइड्रोजन का आइसोटोप ले रहे हैं, ड्यूटेरियम ले रहे हैं, तो ड्यूटेरियम की परसेंटेज बहुत कम होती है, लेकिन हमें कभी कभी काउंट करने पड़ सकते हैं 0.15% क्या होता है कंपाउंड में ड्यूटेरियम होगा कार्बन में। कार्बन 12 हो सकता है, अगर m+2 भी लेनी है तो कार्बन 14 भी ले सकते हैं। लेकिन देखो ये आप पहले ये समझने की कोशिश करो, कार्बन 13 और ड्यूटेरियम से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं m और m+1 का रेशियो कितना होगा। m 100% मान लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम m+1 कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल देखो, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया बेंजीन। अब बेंजीन में जो m है वो तो m मतलब m मीन्स कार्बन 12 और हाइड्रोजन 1 के लिए, वो तो हमारे पास कितना आ गया 100% आ गया। अब m+1 कैलकुलेट करना है, तो m+1 कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या लिया, 6 कार्बन है हमारे पास, कार्बन 13
6 कार्बन है तो उसके अंदर कार्बन 13 जो है कितना है हमारे पास 1.1% है, तो इसको इंटू क्या कर देंगे 1.1 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी कितने हमारे पास 6, तो ड्यूटेरियम इसके अंदर कितना होगा 0.015%। इसको हम जोड़ लेंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये इट विल कम आउट टू बी 6.69 पता चला। यानी M+1 क्या लिया हमने कि उसके अंदर कार्बन 13 का परसेंटेज कितना हो सकता है 1.3, हाइड्रोजन जितने हों वो जोड़ लिया 0.015%, ये हमारे पास ये आ गया। इसका मतलब M:M+1 रेशियो जो है वो इसका कितना हो जाएगा 100:6.69, 100:6.69 आ जाएगा। अब 100:6.69 आ गया। नॉर्मली जब आपको क्वेश्चन पूछेंगे ना तो ऐसे नहीं पूछेंगे इसका आंसर ये फ्रैक्शन में नहीं देंगे आपसे। क्वेश्चन में क्या पूछ लेंगे, जैसे ऑप्शन आपको देंगे और क्या दे देंगे, मान लो दे विल गिव यू ऑप्शन लाइक दिस कि 20:1, 10:1, 15:1। तो 20:1 होता है, देखो शायद 140, 10 राउंड फिगर में क्या बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी जरूरत नहीं होती। 10:1 तो आप देख लो 66 होता है, यहाँ नहीं आता। तो अब इसके अकॉर्डिंग किसके मैच कर रहा है ये, इट कैन बी 15। इसको डिवाइड कर दिया करो, 6.69 को 100 से 100 डिवाइडेड बाय 6.69 विल बी 15। तो 15:1 इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, 15:1। मतलब इसकी मैं आने वाले कितनी ही एग्जांपल लूँगा, ये बहुत सबसे सिंपल एक एग्जांपल बनाइए। नेक्स्ट लेक्चर में M+1, M+2, इवन M+3 इन सब की रेशियो कैलकुलेट करेंगे अलग अलग टाइप से, अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स में। लेकिन आई होप M और M+1 एक सिंपल एग्जाम के लिए काउंट करना है। अब इसी से देखो, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता सकता हूँ। जब M और M+1 का रेशियो पता होगा, जो कि हम पीक से कैलकुलेट करते हैं, हमें वास्तव में इसका उल्टा करना होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे नोट करना बहुत ढंग से, नंबर ऑफ कार्बन एटम वी कैन कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला नोट करो, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ M+1, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ M+1 डिवाइडेड बाय 0.011, उससे आगे हमारे परसेंटेज से, इनटू relative abundance of M, relative abundance of M+1 वही चीज़ है जो हमने जिससे कैलकुलेट किया, रिवर्स लिखा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम लिख दिया। ये जो हमने कैलकुलेट किया था ये 6 लिख के, उससे हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम कैलकुलेट कर लिया। तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ M+1 0.011 इंटू रिलेटिव अबंडेंस ऑफ M, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ M, ये आपका एक छोटा सा फार्मूला बन गया। इस फार्मूले को वेरीफाई कर लो जरा, भी आप वेरीफाई करके देखो। अभी जो हमने एग्जाम्पल की है उससे आप इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं। देखो मैंने अभी क्या बताया, इस एग्जांपल में हमें कैलकुलेट करना है, मान लो वेरीफाई कर रहे हैं इसको, तो नंबर ऑफ कार्बन कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ कार्बन कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, रिलेटिव अबंडेंस जो था 6.69 की बजाय हमने चलो ये ले लिया 15:1 लिया ना, 15:1 की रेशियो में लिख दें। तो M+1 का रेशियो कितना हो गया 1, ओके, अपॉन रिलेटिव अबंडेंस ऑफ M, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ M कितना हो गया 0.011 इंटू 15, तो 1/15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट इट दिस 15 बन जाओ 1, 15 बन जाओ 1, तो 0.011 इंटू 15 करो, 15, 1, 16, 1, 1/0.165 करोगे, इट विल बी अबाउट 6। ये आंसर कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ कार्बन वी कैन कैलकुलेट इफ़ वी नो द M इंटू M+1 रेशियो। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखिए। M इंटू M+1 रेशियो का क्या मतलब था, शुरू में जो पहले वाला बताया मैंने, कैसे बेक आ सकते हैं, कैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार ये आपको समझ में आ गया तो बस मास स्पेक्ट्रम में बहुत इंटरेस्ट आएगा, और आपको कैसी प्रॉब्लम मास स्पेक्ट्रम आएगी तो अपन कर पाएंगे इसका क्वेश्चन।
कीप डूइंग योर वर्क, यहाँ से आप करें। लेकिन ये ज़रूरी है इसके लिए कि जो ये वीडियो आप देखते हैं इसको क्रम से देखें। पहले नंबर 1 देखें, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो उस सब्जेक्ट के बारे में जो कंसेप्ट में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको पूरा का पूरा अच्छी तरह समझ में आता जाएगा। आपको कमेंट ज़रूर लिखने हैं। कमेंट सेक्शन में आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं यहाँ पर मेरे पास। आप जितना ज़्यादा कुछ भी लिखेंगे कमेंट में उतना ही वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो है और बेटर होंगे। कुछ स्टूडेंट ज़रूर हैं जो व्हाट्सएप करके प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, दैट इज़ ए वेरी गुड साइन और बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे वीडियोस देख भी नहीं रहे हैं, कम देख रहे हैं, तो इनको बहुत आपके लिए बनाए जा रहे हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। वीडियोस का फ़ायदा जैसे मैंने बताया था, नॉर्मल क्लास होती है तो मैं क्या करता इसको अपन मिटाते, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते। इनको आप बार बार देख सकते हैं, पॉज करके चीज़ समझ सकते हैं, रुक सकते हैं। डन। कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।